Hello guys, I'm Payal Keshwani. I'm CA by profession. So earlier I uploaded audit strategy in YouTube and I got so many good feedbacks and many of you told me why not to share IDT strategy in YouTube. So here I am. So IDT strategy के लिए सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि मतलब मेरे को ये बताना ज़रूरी है कि मैंने जिस अटैम्प्ट दिया था उस अटैम्प्ट में मेरा एग्जामिशन आया था मतलब 65 मार्क्स। बट उससे पहले मैंने एक और अटैम्प्ट दिया था और उसमें मेरे जो मार्क्स आए थे वो सिर्फ और सिर्फ 28 मार्क्स थे। तो मतलब कैसे मैंने इम्प्रूव किया 28 से 65 मार्क्स और मैंने कैसे कौन कौन सी चीज़ें थी जो चेंज की जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए। सबसे पहला जो चेंज हुआ था सबसे पहला जो मैंने ड्रास्टिक चेंज किया था टीचर के नोट्स। हम क्या करते हैं कि कंसाइज नोट्स लेना पसंद करते हैं यार, हम चीज़ें कंसाइज होके मिल जाए या फिर चार्ट्स फॉर्म में मिल जाए। चार्ट्स फॉर्म में पढ़ना बहुत अच्छी बात है और उससे चीज़ें क्लियर भी होती है, बट ज़्यादा कंसाइज चीज़ों को देखोगे तो उससे शायद आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जब हम MCQ देते हैं तो MCQ के लिए हमारा मतलब कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत 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 ज़्यादा रिलेवेंट रखता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इन CA फाइनल। इवन IDT का पेपर ही क्यों ना हो, मतलब कोई भी पेपर क्यों ना हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप CA फाइनल नहीं क्रैक कर सकते। तो CA फाइनल क्रैक करने के लिए कंसेप्ट क्लियरेंस इज़ वेरी मस्ट। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या किया, मतलब सबसे पहले कंसाइज नोट्स को तो इग्नोर करना है। ऐसा नहीं कि यार हमको डेढ़ दिन के हिसाब से लेके चलना है कि 1.5 दिन में हम वो पढ़ पाए जो उसमें हमारे कंसाइज नोट्स हमको मिल जाए। और देखा जाए तो IDT का जो सब्जेक्ट है वो इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब इतना लॉन्ग भी नहीं है जितना हमारा जो है ना DT का है। तो हम क्यों कंसाइज उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि कंसाइज नोट्स रेफ़र नहीं करने। मैं टीचर का नाम नहीं लूँगी उनका कि किसके कंसाइज नोट्स है या क्या है, मतलब मैंने उनका यूज़ किया था पहले नवंबर 24 में एंड आई गॉट 28 मार्क्स और उसमें से 4 मार्क्स जो आए थे वो सिर्फ और सिर्फ MCQ में आए थे। MCQ 30 मार्क्स का रहता है, आप सबको पता है। एंड मेरे मार्क्स जो आए थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत ही कम है एज CA फाइनल के हिसाब से MCQ में। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर के लिए मैंने क्या किया, टीचर का जो भी टीचर था उसका जो भी नोट था वो मैंने चेंज किया। अब क्या होता है कि है ना, हम बहुत सारे मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी फ्रेंड से बात हुई थी। मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार ना मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि है ना उस टीचर का नोट सही रहेगा उसका पढ़ ले, या जो तू जिससे पढ़ रही है वो सही नहीं है, मतलब 1.5 दिन में उसको कैसे कवर अप करेगी। तो सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं टीचर्स को लेकर। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि यार ना मतलब इसने जो बोला इस पर जो अप्लाई हुआ वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होगा। सो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि मैंने जिस टीचर का रेफ़र किया वो शायद आपके लिए इतना अच्छा ना हो, या फिर आपके लिए कोई दूसरा अच्छा टीचर आपको लगे, मतलब आपको कोई दूसरा टीचर अच्छा लगे, उसके नोट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, आपको कौन सा टीचर आपको सही लग रहा है ना। उसकी वीडियोस देख के उसके नोट्स को पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इन माई केस मेरे को जो सबसे अच्छे लगे मतलब एज अ नोट्स के हिसाब से, इवन उनके रिवीजन वीडियोस के हिसाब से, वो थे आकांक्ष गर्ग। मैंने उनके क्या किए थे, नोट्स रेफ़र किए थे एंड उनके रिवीजन वीडियोस रेफ़र किया था, उनके क्वेश्चन बैंक रेफ़र किया था। क्यों, उनके वीडियो और जो भी अगर आप देखोगे ना, आप देखोगे कि उनकी वीडियोस जो है कंसाइज नहीं है एंड उन्होंने कंसेप्ट बहुत डीपली जाके क्लियर करवाया और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा इन लाइक MCQ और डिस्क्रिप्टिव पेपर में, मतलब वो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप टीचर को चूज़ करो, सही टीचर को चूज़ करो, कंसाइज ना जाओ, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कंसेप्ट क्लियर इज मस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो। सेकंड थिंग इज मतलब शुरू के जो चैप्टर्स है, अपन क्या करते हैं कि पूरा कोर्स करने में भागते हैं कि पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। और जिसने भी CA क्लियर किया है या CA क्रैक किया है, इवन आप लोग भी है ना इंटर क्लियर करके आए हो, तो आपको पता होगा कि CA में क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। मतलब आप पूरा पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी और कुछ चीज़ें पढ़ के भी आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो अच्छे से स्कोर कर सकते हो, एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ के चले जाओ, नहीं, आपको कोर्स पूरा करना है। बट कुछ पोर्शन ऐसा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। कुछ पोर्शन जैसे कि शुरू की चैप्टर्स जो है, जैसे कि सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, RCM हो गया, है ना, एंड कंपोजिशन हो गया, एंड उसके बाद अपना टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो शुरू में हैं,
है ना। वाक्यांश की वीडियो में या फिर आपको है ना इवन स्टडी मैट में देखोगे तो शुरू के चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे जो मॉड्यूल 1 में कवर अप है। तो वो आपको क्या करना है, पहले मतलब करना है, सबसे पहले उसको करना है, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ पेपर वहीं से ही आता है। एंड सेकेंड थिंग इज कस्टम। काफ़ी लोग कस्टम में क्या करते हैं कि है ना चलो वैल्यूएशन कर लिया वो काफ़ी है, या फिर अपन है ना वो कस्टम में एक शुरू का चैप्टर है वो कर लिया तो वो काफ़ी है। नहीं, आपको कस्टम में सारे चैप्टर्स करने हैं, कुछ भी पोर्शन छोड़ना नहीं है कस्टम के अंदर, सब क्लियर सब करना है मतलब उसमें। तो पहले तो आपको आईडीटी में शुरू का जितने भी चैप्टर्स है वो सब करना है। एंड मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने नाम बताया, कंपोजिशन हो गया, आरसीएम हो गया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सप्लाई चैप्टर हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। एंड उसके अलावा कस्टम का सारा पोर्शन करना है, वैल्यूएशन तो करना ही है, बैगेज भी करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके अलावा जो वेयर हाउसिंग है, जो छोटे मोटे चैप्टर्स है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो आपको क्लियर करना है, मतलब वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये इसकी सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको है ना उस पर मतलब आपको कितनी ग्रिप आई है कंसेप्ट को लेकर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। एक एमसीक्यू बुकलेट आता है अपना स्टडी मैट के साथ, मतलब स्टडी मैट क्या ये अपलोड होता है हमारे ICAI अपनी वेबसाइट में अपलोड करके रखा है, आप उसको डाउनलोड करना। एंड उसमें जितने भी 35 या 40 है शायद केस सिनेरियोस, उसको सॉल्व करो बिना देखे। आप देखो कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप उसके क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एंड आप जो समझ पा रहे हो कि वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, मतलब फिर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्रैक कर पाओगे। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है स्टडी में, मतलब जो भी हमारे केस सिनेरियोज में होते हैं न्यू क्वेश्चंस बनते हैं, बट एक आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना आ रहा है ना। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो। एंड उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो दिक्कत हो सकती है। मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। और ICAI मॉक टेस्ट करवाती है इसलिए ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सको। अगर हम ही ये गलती कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट आके नहीं दे रहे तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको देना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं दे सकते, मतलब आपका घर बहुत दूर है ICAI के जो भी ब्रांच है वहाँ से, तो आप घर में बैठ के दो और अपने फ्रेंड को बोलो कि चेक करने को। मतलब आप दोगे ना तो भी पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी पानी में है, मतलब आपको कितना आ रहा है, आपने कितना पढ़ रखा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप खुद से भी घर में बैठ के दोगे। बट आपको देना पड़ेगा। मतलब इसके लिए सबसे बड़ी लाइन है कि पहले मैं क्या करती थी कि यार मुझे कोई बोलता था मैं मॉक टेस्ट देना है तो मैं उसको इग्नोर करती थी इस चीज़ को, यार क्या है मॉक टेस्ट देना, टाइम वेस्ट होगा, मतलब मैं बहाने मारती थी। वो बहाने नहीं चलेंगे, है ना। मतलब जो चीज़ आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, उस चीज़ को तो पहले करो, तभी आप पास होगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बोल दी कि जो चीज़ आपको मना कर रहा है, आपका दिल बोल रहा है नहीं नहीं ये तो मत कर, ये तो मत कर, ये तो मत कर, या एक्सक्यूज़ मार रहा है, जो कि एक्सक्यूज़ आपको पता है, मन ही मन आपको पता होगा कि वो एक्सक्यूज़ सही नहीं है और फिर भी आप मार रहे हो, तो आपको उसको ध्यान में रख के उस एक्सक्यूज़ को इग्नोर करते हुए आपको उसको फेस करना है और एग्ज़ाम मतलब जो भी मॉक टेस्ट है वो देना है। तो प्लीज़ आप टाइम निकाल के मॉक टेस्ट दो, दोनों दो, एक नहीं, ऐसा नहीं एक दिया दूसरा नहीं दिया, नहीं, दोनों मॉक टेस्ट दो, आपको पता चलेगा। क्योंकि जब मैंने स्कोर किया था 65 मार्क्स, तब मैंने सबसे पहले जो MCQ दिया था उस मतलब जो भी सॉरी मॉक टेस्ट पेपर दिया था, तो मेरे मार्क्स जो आए थे वो सिर्फ और सिर्फ 35 ऐसे कुछ थे। सेकंड वाले में पास हुई थी 41, बट फिर भी मुझे कम लग रहे थे। मुझे लगा यार मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट्स हैं और 2 सब्जेक्ट्स में ही मैं इतना कम स्कोर कर रही हूँ तो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो अपन को मतलब अपने प्रोग्रेस में हेल्प करेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस में भी हेल्प करेगी और अपन को आइडेंटिफाई करने में पता चलेगा यार अपन कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना। तो ये था एक तो। एंड उसके अलावा था कि मिनिमम आपको 3 टाइम्स कोर्स करना है। वो बोलते हैं ना कि आप 3 बार नहीं करोगे, आप 1 बार करोगे, तो ICAI को पता है कि आपको 3 बार कैसे करवाना है, मतलब 3 बार अटेम्प्ट लग जाते हैं, वो एक डायलॉग है ना, तभी तो CA को कम अगेन बोलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप एक बार में 3 बार कोर्स कर लो कि आपको दिक्कत ही ना हो, मतलब आप उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन मैटर करता है इन थ्योरी सब्जेक्ट्स में और इन मतलब जो भी प्रोविजन बेस्ड चैप्टर्स है, चाहे वो लॉ हो, IDT हो, DT हो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको लिमिट्स वगैरह याद नहीं रहने वाली है ना। एंड टेस्ट योर नॉलेज की क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मतलब आकाश की बुक में कवर था सब कुछ स्टडी मैट का, बट फिर भी मैंने अलग से जो है स्टडी मैट का रेफर किया था एंड स्टडी मैट के जो एग्जांपल्स थे छोटे छोटे उसको रीड किया था। बीच में एग्जांपल्स है काफ़ी सारे क्वेश्चंस के, वो मैंने उसको रीड किया था, क्योंकि कई क्या हुआ था कि ऑडिट में ऐसा हुआ था कि
कई बार मतलब ऐसे क्या करती है, एमसीक्यू वहीं से ही बना देती है। और ऐसा हुआ था ऑडिट में, कौन सा पेपर था वो, मई 24 था। ऑडिट में ना वहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना देता। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया जो आपकी बुक में है ऑलरेडी, स्टडी मैट में, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो प्लीज़ उसको टाइम निकाल के जब आप रिवीजन कर रहे हो ना सेकेंड टाइम, तब आप उसको रेफर करो, टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन को, एंड अपने एग्जाम्पल्स को रेफर करो, एंड उसके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बिना देखे। अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने की थी बेसिकली। एंड सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी बोला था, कि प्लीज़ आप अपने स्टडी मैथ्स को ढूंढो जो आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सीए में कर रहे हैं, मतलब सीए फाइनल में है, जिसका अटैम्प्ट अभी आने वाला है, उसके साथ पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपको ना एक मोटिवेशन मिलेगा। मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, उससे पूछो कि अपन क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से, आज अपन को ये पोर्शन कंप्लीट करना है। तो इससे आपके टारगेट भी कंप्लीट होंगे, एंड आपको पता भी लगेगा कि यार मतलब मुझसे कोई पूछ रहा है, जैसे वाइवा होता है ना, तो वैसे अगर कोई वाइवा अपन से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब, और अपन उसको बता पा रहे हैं या नहीं, अगर अपन उसको बता पा रहे हैं, इसका मतलब अपने प्रोविजन भी क्लियर हो चुके हैं, अपन को याद भी हो चुकी है चीज़ें। क्योंकि ये थोड़ी मतलब थ्योरी बेस्ड ही बोल सकते हैं, इसमें अपन को लिमिट्स भी याद रखना रहता है, अपन को प्रोविजन भी याद रखना रहता है। अगर अपन को याद नहीं रहेगा तो अपन लिख नहीं पाएंगे। तो अगर अपन ये सब याद करने के लिए हमें अपने पीयर्स के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप उनके साथ पढ़ें, एंड आपको पता चलेगा कि काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई। मेन तो वही होता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने की थी इन मई 2025 अटैम्प्ट। सबसे ज़्यादा जो चेंज किया था, मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया था, मॉक टेस्ट लिखा था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सॉल्व करने से ही मेरी मतलब 90% मुझे पता चल गया था यार मैं कहाँ कितने पानी में हूँ, मेरे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो जब मैंने दिया मई 25 में, तो मेरे एमसीक्यू, जब मेरे नवंबर 24 में दिया था, तब मेरे एमसीक्यू में आए थे सिर्फ 4 मार्क्स। बट मैंने एमसीक्यू करने के चक्कर में और टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन करने के चक्कर में, मतलब जब उसको रिपीटेड रिवीजन किया, रिवीजन काफ़ी बार किया, तो उसे पता चला यार हाँ मतलब चीज़ें क्लियर होने लगी, कंसेप्ट क्लियर होने लगे। और फिर जब मैंने अपेयर किया तो मेरे एमसीक्यू में 30 में से 28 आए थे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करना। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर सीए बडीज़। एंड या ऑल द बेस्ट।